सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। और आज के इस शानदार सेशन में हम पढ़ेंगे होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। ये टॉपिक इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको जब सिलेबस चेंज किया तब इसको जोड़ा गया। इसकी जोड़ने की वजह क्या रही? न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP में होम लैंग्वेज का जिक्र किया गया है, उसके बाद सिलेबस में ये टॉपिक जोड़ा गया। तो निश्चित रूप से इस टॉपिक से क्वेश्चन आना चाहिए, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात, आज के सेशन में हम इस जो लेसन रहेगा, हमारा जो लेक्चर रहेगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे फेनेटिक्स की लिहाज से, फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिहाज से जो शब्द बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उन 10 शब्दों को हम इस क्लास के एंड में आपको नोट करवाएंगे। आप उनको नोट करेंगे और क्लास के दौरान भी मैं आपसे कहूंगा कि भी आप इस वर्ड का फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख के देखें, इस साउंड और सिंबल को समझ के देखें, तो साथ साथ आपकी ये भी एक प्रैक्टिस होती रहेगी। तीसरी महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, आप लोग सब मैसेज करके मुझे कह रहे थे कि सर 6th प्री रीड कब होगा, सर 6th प्री रीड का आयोजन करवाया जाए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 6th प्री रीड जो होगा वो 23 जून को होगा। 23 जून को 6th प्री रीड का आयोजन किया जाएगा। तो ये कुछ बातें जो थी आपके लिए महत्वपूर्ण मैंने आपसे साझा की। अब हम टॉपिक को पढ़ते हैं, होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। पहले पढ़ेंगे होम लैंग्वेज। होता क्या है होम लैंग्वेज? वो भाषा का प्रकार, जिस भाषा या भाषा के प्रकार को घरों में, सामान्य जनजीवन में, सामान्य बोलचाल की भाषा में परिवार के सदस्यों द्वारा जो भाषा बोली जाती है, उस भाषा को होम लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर है बात? होम लैंग्वेज के साथ हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी और वो है स्कूल लैंग्वेज। इसीलिए होम लैंग्वेज अलग हो जाती है, क्योंकि स्कूल लैंग्वेज क्या है? अलग है। स्कूल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिस भाषा में स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। अध्ययन अध्यापन की जो भाषा होती है वो स्कूल लैंग्वेज होती है, जो सामान्यतया होम लैंग्वेज से अलग होती है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि होम लैंग्वेज किस प्रकार से सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में उसका अपना रोल होता है, वो अपना रोल निभाती है। सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है, किस प्रकार का होता है, वो सब चीज़ें आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे। देखिएगा, होम लैंग्वेज, इसमें हमने एक एक बात आप लोगों के लिए नोट करके रखी है, आप इसको समझिएगा ठीक ढंग से। होम लैंग्वेज, ए होम लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज। एक होम लैंग्वेज वो भाषा होती है। आप इस शब्द का ट्रांसक्रिप्शन लिख लें। आप निश्चित रूप से अपनी नोटबुक लेके बैठे होंगे। कोशिश कीजिएगा कि आपको इस शब्द का LANGUAGE इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आता है या नहीं आता है। ये साउंड पूछते हैं अक्सर, इस साउंड को अंडरलाइन करते हैं। ये ए वाली साउंड ये क्या होती है? जब आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है। सेशन के एंड में मैं आप लोगों को इसका ट्रांसक्रिप्शन बताऊंगा, नोट कराऊंगा। A home language is a language or a variety of a language। भाषा होती है या भाषा का एक प्रकार होता है। भाषा का एक प्रकार जो होता है, जो क्षेत्रीय समूहों में बोली जाती है, उसको डायलेक्ट कहते हैं। DIALECT, डायलेक्ट कहते हैं। इसको रीजनल लैंग्वेज भी कहते हैं। REGIONL, रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय बोली भी से कहा जाता है। होम लैंग्वेज भाषा का वो प्रकार होता है दैट इज मोस्ट कॉमनली स्पोकन, जो बहुत साधारण तरीके से, बहुत मोस्ट कॉमनली बोली जाती है। किनके द्वारा? बाय द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, परिवार के सदस्यों द्वारा। किसके लिए? फॉर एवरीडे इंटरेक्शंस एट होम, सामान्य बोलचाल के लिए, एवरीडे इंटरेक्शंस के लिए बोली जाती है, घर पे बोली जाती है। उस भाषा को होम लैंग्वेज कहते हैं। 2-3 बातें हमारे समझ में आई कि ये जो भाषा होती है वो एवरीडे इंटरेक्शन के लिए होती है। ये वर्ड आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है? स्पोकन बाय द मेंबर ऑफ अ फैमिली,
परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाती है। तो दो चीज़ हमारे ये बात समझ में आई। और समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके और कौन कौन से पहलू होते हैं। इट इज़ ए कल्चरल हेरिटेज, ये जो भाषा होती है ये सांस्कृतिक विरासत होती है। होम लैंग्वेज जो होती है इसका उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति से बहुत जुड़ाव होता है, ये उसकी सांस्कृतिक विरासत होती है। हैविंग द सिग्निफिकेंट मार्क्स ऑफ कल्चर, इस होम लैंग्वेज में, इस भाषा में सिग्निफिकेंट मार्क्स कल्चर होते हैं, उस संस्कृति के महत्वपूर्ण चिन्ह उसमें होते हैं, उस संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग उसमें होते हैं। इन विच द लर्नर इज फॉस्टर्ड, जिस संस्कृति में लर्नर पला बढ़ा होता है उस संस्कृति के महत्वपूर्ण मार्क्स चिन्ह आपको इस भाषा में दिखाई देंगे, होम लैंग्वेज में दिखाई देंगे। क्लियर हो गई बात। अब अपन पढ़ेंगे कि होम लैंग्वेज के साथ जो इम्पोर्टेंट दूसरा टर्म हमारी है वो है स्कूल लैंग्वेज। तो स्कूल लैंग्वेज से किस प्रकार अलग होती है ये अपन देखेंगे। स्कूल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है दैट इज स्पोकन इन स्कूल, जो स्कूल में बोली जाती है। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION, ये किसकी भाषा होती है, इंस्ट्रक्शन की भाषा होती है। जबकि होम लैंग्वेज, इसी प्रकार का एक वर्ड मैंने होम लैंग्वेज के लिए लिखा था, वो किसकी भाषा होती है, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि ये इंस्ट्रक्शन की भाषा होती है, वो किसकी भाषा होती है। आगे देखेंगे अपन, डिफरेंस देखते हैं दोनों में, डिफरेंस बिटवीन होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज। मोटा मोटा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, अब और स्पेसिफिक डिफरेंस हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। एक टेबल सी मैंने बनाई है, 2-3 पॉइंट इनके लिखे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए ऐसा हमने किया है। होम लैंग्वेज, इट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ डेली लाइफ, ये डेली लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है, ये स्वाभाविक हिस्सा है दैनिक जिंदगी का। कौन, होम लैंग्वेज। जबकि स्कूल लैंग्वेज क्या होती है, इट इज ए न्यू एस्पेक्ट इन द लर्नर्स लाइफ, ये लर्नर की जिंदगी में एक नया पहलू होता है। इट इज एन एडेड एस्पेक्ट इन द लर्नर्स लाइफ, ये लर्नर की जिंदगी में एक नया जुड़ा हुआ पहलू होता है, नया पहलू होता है। दूसरा बिंदु देखिएगा, डज नॉट रिक्वायर कॉन्शियस एफर्ट, कॉन्शियस एफर्ट की इसको आवश्यकता नहीं होती है, इसको सजग प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। होम लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कोई विशेष प्रयास नहीं करने होते हैं। आप और हम सब राजस्थानी मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, इस भाषा को सीखने के लिए हमें किसी प्रकार के कॉन्शियस एफर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। जबकि हम हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी बोलते हैं, स्कूल लैंग्वेज जो होती है उसको सीखने के लिए हमें रिक्वायर का मतलब आवश्यकता थी कॉन्शियस एफर्ट की, एक प्रयास की, विशेष प्रयासों की हमें आवश्यकता होती है। होम लैंग्वेज, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप ही हम इसमें सीख जाते हैं। लिसनिंग इज़ द फर्स्ट सोर्स, होम लैंग्वेज को हम कहाँ से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, तो वो है लिसनिंग। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके आर बार जो चीज़ें उसको सुनाई देती हैं वो किस में होती हैं, होम लैंग्वेज में होती हैं, और वो ही उस बच्चे की भाषा सीखने का माध्यम होता है। तो लिसनिंग इज द फर्स्ट सोर्स। क्लियर। जबकि स्कूल लैंग्वेज में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल होते हैं टेक्निकल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, भाषा का तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसमें भाषा की सिंटेक्स की आवश्यकता होती है, भाषा की ग्रामर की आवश्यकता होती है सेकेंड लैंग्वेज में। तो ये कुछ अंतर थे जो बेसिक डिफरेंस थे दोनों में, आप लोगों को ध्यान में रखने। अब हम देखते हैं इनको, मदर टंग कह सकते हैं हम इसको, फर्स्ट लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज कह सकते हैं, होम लैंग्वेज कह सकते हैं। हालांकि इन तीनों में बहुत माइनर डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। आप इन तीनों को लगभग एक ही मान के चलें। होम लैंग्वेज को ही आप क्या माने, मदर टंग, फर्स्ट लैंग्वेज मान के हम चलते हैं। थोड़ा इसके बारे में और हमने लिखने और समझने का प्रयास किया है, आप लोग भी समझिएगा इसको। A first language
या फिर उसको क्या कह दीजिएगा, नेटिव लैंग्वेज कह दीजिएगा, या फिर उसको नेटिव टंग कह दीजिएगा, या फिर उसको मदर टंग कह दीजिएगा, इज अ लैंग्वेज दैट अ पर्सन हैज बीन एक्सपोज्ड टू। वो भाषा होती है जिसके लिए अ पर्सन हैज बीन एक्सपोज्ड टू, जिसमें एक पर्सन एक्सपोज रहता है, जिसके एक पर्सन का सामना रहता है, जिसको एक पर्सन का संपर्क रहता है फ्रॉम बर्थ, कब से, जन्म से। ऐसी भाषा जिससे किसी आदमी का जन्म से ही संपर्क होता है, सामना रहता है, जिस भाषा को वो बचपन से ही उसके सामने रहता है, उस भाषा को क्या कहते हैं, नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। समटाइम्स द टर्म मदर टंग refers to किसको, द लैंग्वेज ऑफ वंस इथनिक ग्रुप। कभी कभी मदर टंग को किसी क्षेत्र की किसी रेफर्स टू द लैंग्वेज ऑफ वंस इथनिक ग्रुप। किसी इथनिक ग्रुप का मतलब क्या होता है, कई बार मदर टंग को इथनिक ग्रुप की भाषा भी कहा जाता है। इथनिक का मतलब जनजातीय समूह है, जनजातीय समूह की भाषा भी होती है। देखिए जनजातीय लोगों की अपनी भाषा होती है, वो उस क्षेत्र से अलग हो सकती है। एक क्षेत्र विशेष के कुछ हिस्से में या एक शहर में बाकी सब लोग अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन 10, 20, 50 घर जो किसी जनजाति समूह के होते हैं उनकी अपनी भाषा होती है। कई बार उसको भी क्या कहा जाता है, मदर टंग कहा जाता है, वो उनकी मदर टंग होती है। क्लियर होगी। यहाँ तक हमने इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है कि वास्तव में मदर टंग और होम लैंग्वेज होती क्या है। अब देखिएगा, एक बिंदु है कि यूनेस्को ने बहुत पहले 1953 में ही कहा कि यदि आपको प्राइमरी एजुकेशन को बहुत इफेक्टिव बनाना है, बहुत प्रभावशाली बनाना है प्राइमरी एजुकेशन को, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन को, तो जो मदर टंग है, जो होम लैंग्वेज है, इसको बहुत शुरुआत से ही काम में लिया जाना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उस बात को हमने यहाँ लिखा है, यूनेस्को हैज़ इनकरेज्ड, उसने इनकरेज किया है किसको, मदर टंग को या फिर होम लैंग्वेज को। इंस्ट्रक्शन शिक्षा कि शिक्षा किस में दी जाए, मदर टंग या होम लैंग्वेज में दी जाए। कहाँ, इन प्राइमरी एजुकेशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब कभी भी होम लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा यूज़ की बात आती है तब आप मान के चलिएगा कि वो किसकी बात कर रहा है, प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा है। कब से, सिंस 1953 यूनेस्को हैज़ इनकरेज्ड मदर टंग इंस्ट्रक्शन। यूनेस्को ने मदर टंग में इंस्ट्रक्शन को प्रमोट किया है, इंकरेज किया है। कहाँ, प्राइमरी एजुकेशन में। कब से, 1953 से ही। एंड हाईलाइट्स, वो हाईलाइट करता है द एडवांटेजेस ऑफ होम लैंग्वेज एजुकेशन। किसके फायदे बताता है वो, किसके, होम लैंग्वेज एजुकेशन के। होम लैंग्वेज में एजुकेशन के क्या फायदे होते हैं, राइट फ्रॉम, कहाँ से, द स्टार्ट, शुरू से ही बता रहा है। इसका मतलब यूनेस्को ने बहुत पहले मान ली इस बात को कि प्राइमरी लेवल पे होम लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए, होम लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए। भारत में भी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एक लाइन हमने जो की तो कोट कर दी है यहाँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में और आसानी रहे। अंडरस्कोर्स, वो रेखांकित करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ होम लैंग्वेज। होम लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को रेखांकित करती है, किस मामले में, इन द इजी एंड इफेक्टिव एक्विजिशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज यदि आप सीखना चाह रहे हैं आसान तरीके से और प्रभावी तरीके से, तो किसका महत्व बढ़ जाता है, होम लैंग्वेज का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए हमें होम लैंग्वेज पढ़नी पड़ रही है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग इसका आंसर कीजिएगा फटाफट। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पढ़ के आंसर कीजिएगा। मैं भी आपके साथ पढ़ देता हूं। द एवरीडे इंटरेक्शन ऑफ ए फैमिली टेक्स प्लेस इन। एक फैमिली का जो एवरीडे इंटरेक्शन होता है वो कौन सी भाषा में होता है, नेशनल लैंग्वेज, लिंग्वा फ्रैंका, होम लैंग्वेज और इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज। तो आंसर कर दीजिएगा फटाफट, इसका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वेरी गुड, द आंसर इज होम लैंग्वेज। इसका होम लैंग्वेज आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, ये आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। जो चैनल पे पहली बार हैं वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसमें हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हम प्री रीड इंग्लिश का आयोजन करते हैं राजस्थान भर में।
बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, उनको लिंक भेजा जाता है, रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होता है और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस नंबर पे, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस नंबर पे आप पे व्हाट्सअप करना होता है। व्हाट्सअप में आप अपना नाम और जिले का नाम लिखेंगे, जिस दिन एग्ज़ाम होगी, इस बार 23 जून को एग्ज़ाम है, 5 बजे आपको एक लिंक मिलेगा जो 6 बजे से खुलेगा। 6:30 बजे तक आप एग्ज़ाम देंगे, उसको सबमिट कर देंगे। दूसरे दिन 10 बजे आपको मार्क्स और राजस्थान रैंक आपको मिलेगी, ताकि आप पता कर पाएंगे कि आपकी स्थिति कैसी है राजस्थान भर में। साथ ही आप लोगों को PDF पेपर की मिल जाएगी और उसके दूसरे दिन शाम 6 बजे आपको डिटेल सोल्यूशन करवा दिया जाएगा। 5 पेपर पहले करवाए जा चुके हैं, जिनका सोल्यूशन यूट्यूब पे उपलब्ध है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज या फिर रोल ऑफ होम लैंग्वेज इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यहाँ से टॉपिक और महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या रोल है होम लैंग्वेज का दूसरी भाषा, द्वितीय भाषा को सीखने में। यदि आपकी भाषा है इंग्लिश, द्वितीय भाषा है, तो इंग्लिश आपको सीखनी है, तो होम लैंग्वेज का क्या रोल होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि होम लैंग्वेज का प्राइमरी एजुकेशन में सकारात्मक रोल होता है, ठीक है। इट इज अ हेल्पिंग टूल। होम लैंग्वेज द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट, पर्याप्त और इनफ, ज़्यादा नहीं, पर्याप्त और इनफ, एप्रोप्रिएट एंड इनफ यूज ऑफ होम लैंग्वेज इज अ हेल्पिंग टूल इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ये बात आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। क्लियर है। हम देखते हैं क्या क्या फायदा होता है इसमें, बच्चा कैसा फील करता है यदि उसको होम लैंग्वेज में पढ़ाया जाए तो। पहला बिंदु देखिएगा, 10 बिंदु हम पढ़ेंगे इसमें, ये 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछें, आप इनको समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस आप। चिल्ड्रन लर्न बेटर एंड फास्टर, बच्चा अच्छे ढंग से सीखता है, फास्टर तेजी से सीखता है, इन ए लैंग्वेज दे कैन अंडरस्टैंड, उस भाषा में जिस भाषा में वो समझता है। किसी बच्चे की होम लैंग्वेज है तो यदि आप उस होम लैंग्वेज में उसको समझाएंगे तो बच्चा बहुत आसानी से समझ जाएगा, बहुत जल्दी से समझ जाएगा। और इसका फायदा ये होता है कि उसकी जो डिले होती है लर्निंग में, सीखने में जो देरी होती है, वो प्रिवेंट हो जाती है, रुक जाती है। तो एक तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है, ये एक सबसे बड़ा रोल होता है होम लैंग्वेज का। दूसरा देखिएगा, दे इंजॉय स्कूल मोर, दे फील मोर एट होम। जब बच्चे को होम लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है तो दे इंजॉय स्कूल मोर, स्कूल को वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं, वहाँ ज़्यादा आराम से रहते हैं, वो फील एट होम। और जब बच्चा इंजॉय करेगा और अपने आप को एट होम सुविधाजनक स्थिति में पाएगा तो निश्चित रूप से वो भाषा को ठीक ढंग से सीख पाएगा। तीसरा बिंदु देखिएगा, पुपिल्स टेंड टू शो इंक्रीज्ड सेल्फ स्टीम। बच्चे, पुपिल का मतलब होता है स्टूडेंट, टेंड टू शो, ऐसा लगता है कि वो दिखा रहा है इंक्रीज्ड सेल्फ स्टीम। जब उसकी होम लैंग्वेज में बात की जाती है, जब उसकी फर्स्ट लैंग्वेज में चर्चा की जाती है, तो बच्चे का जो आत्मसम्मान होता है, आत्मविश्वास होता है, बढ़ा हुआ लगता है। आप लोग भी कहीं जाइएगा देखिएगा, जब आपकी क्षेत्रीय भाषा में कोई बात करता है तो आपको निश्चित रूप से ऐसा लगता है, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आता है और उससे भाषा सीखने में मदद मिलती है। पेरेंट्स पार्टिसिपेशन इज इंक्रीज्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। यदि होम लैंग्वेज को काम में लिया जाता है तो पेरेंट्स पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स होम लैंग्वेज में बात करना पसंद करते हैं। आजकल बहुत सारी स्कूल्स में पेरेंट्स इसलिए जाके बात नहीं कर पाते हैं कि वहाँ इंग्लिश बोली जाती है और कम से कम बच्चे की मम्मी जो होती है उसको तो लगता है कि मैं इससे बात कैसे करूँगी, ये तो इस प्रकार से इंग्लिश में बोल रहा है, तो पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। और होम लैंग्वेज काम में ली जाए तो पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। पेरेंट्स कैन हेल्प विद होमवर्क, पेरेंट्स होमवर्क में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। एंड कैन पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल एक्टिविटीज़ में भी भाग ले सकते हैं। देखो चीज़ें बड़ी कॉमन हैं, लेकिन आपको इनको समझना और इनका ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। उसके बाद कोई बहुत मुश्किल टॉपिक है नहीं, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा। तीसरा इसका क्या फ़ायदा होता है, कंटिन्यूएशन ऑफ लर्निंग।
लर्निंग की कंटिन्यूएशन होती है। कैसे? बच्चा जैसा घर पे सीख के जाता है वैसा ही उसको स्कूल में मिल जाता है उसी भाषा में, तो लैंग्वेज का कंटिन्यूएशन हो जाता है। इन स्कूल देयर इज एन अब्रप्ट चेंज। अब्रप्ट का मतलब होता है सडन चेंज। स्कूल में एक अचानक परिवर्तन आता है, किसमें? द लैंग्वेज ऑफ इंट्रैक्शन एंड इंस्ट्रक्शन। बोलचाल की और शिक्षा की भाषा में एक अंतर आ जाता है। इट कैन नेगेटिवली इफेक्ट ए चाइल्ड्स प्रोग्रेस। और इससे एक बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। बट लेकिन ऐसा न हो इसलिए, बट बाय यूजिंग लर्नर्स होम लैंग्वेज, लर्नर की होम लैंग्वेज को यूज करके स्कूल कैन हेल्प चिल्ड्रन कंटिन्यू हिज लर्निंग। स्कूल हेल्प कर सकती है बच्चे की कि वो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर पाए विद एक्सपीरियंस दे ब्रिंग फ्रॉम होम। उन एक्सपीरियंस के साथ जो वो घर से लाया है, जिस भाषा को घर से सीख के आया है उसी भाषा में वो कंटिन्यू कर सकता है। द यूज ऑफ लर्नर्स होम लैंग्वेज इन क्लासरूम प्रमोट्स ए स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन। ये आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ होम लैंग्वेज इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। मैं आपको बता दूं कि इसका टेस्ट भी कल शाम 6 बजे आप लोगों को अकेले इस टॉपिक का टेस्ट मिलेगा। लिंक मैं आपको भेज दूंगा, इसलिए इस बिंदु को, क्लास को अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर मार्क्स कम आएंगे। द यूज ऑफ लर्नर्स होम लैंग्वेज इन द क्लासरूम प्रमोट्स ए स्मूथ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाना, बिटवीन स्कूल एंड होम। यदि होम लैंग्वेज यूज हो रही है तो बच्चा आसानी से ट्रांजिट कर जाता है, कहाँ से? स्कूल से होम और होम से स्कूल। तो ये चीज़ आपको समझनी थी। उसके बाद देखिएगा, लर्नर गेट मोर इन्वॉल्व। लर्नर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। जब उसकी होम लैंग्वेज यूज होती है तो बच्चे का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, किसमें? इन द लर्निंग प्रोसेस एंड स्पीड्स अप, और गति बढ़ जाती है। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक लिटरेसी स्किल्स, और जो बेसिक लिटरेसी स्किल्स थी उनकी जो विकास की जो गति है वो गति और तेज हो जाती है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइएगा और लिखिएगा कि व्हाट आर द बेसिक लिटरेसी स्किल्स। आपको बताना है कि बेसिक लिटरेसी स्किल्स कौन सी हैं। देखो, लैंग्वेज स्किल्स अलग होती हैं, LSRW, तो ये मत लिखना आंसर में, ठीक है। मैंने आपसे क्या पूछा है? लिटरेसी स्किल्स पूछा है, फटाफट लिख दीजिएगा जब तक मैं आगे बढ़ता हूं। इट एनेबल्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी। इससे क्या आती है? ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इनोवेशन, नवाचार होते हैं। क्रिएटिविटी इन टीचर्स प्रिपरेशन, टीचर की प्रिपरेशन में भी टीचर नए नए नवाचारों के साथ अपनी तैयारी करता है, और बच्चा भी अपनी होम लैंग्वेज में ज़्यादा क्रिएटिव होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यूजिंग लर्नर्स होम लैंग्वेज इज मोर लाइकली टू गेट। बहुत अच्छा बिंदु है ये भी, कि यदि लर्नर की होम लैंग्वेज यूज की जाती है तो क्या मिलता है? मोर लाइकली टू गेट सपोर्ट ऑफ जनरल कम्युनिटी। समाज जो है उसका ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। यदि स्कूल में थोड़ी बहुत होम लैंग्वेज काम में ली जाती है, उस क्षेत्र विशेष की भाषा को बोला जाता है, तो वहाँ के समाज का स्कूल को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आपका काम ये है कि आप इस वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन लिखिएगा, COMMUNITY, कम्युनिटी। इसका आप लोग ट्रांसक्रिप्शन लिखिएगा, ठीक है। लास्ट में मैं इसका ट्रांसक्रिप्शन बताऊंगा अभी आप लोगों को। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में समाज का साथ मिलता है, और उससे क्या होता है? क्रिएट्स एन इमोशनल स्टेबिलिटी। एक इमोशनल स्टेबिलिटी बनती है, एक भावात्मक संबंध बनता है, और वो भावात्मक संबंध किसमें ट्रांसलेट हो जाता है? कॉग्निटिव एबिलिटी और कॉग्निटिव स्टेबिलिटी में, यानी बौद्धिक क्षमता में, बौद्धिक स्थिरता में ट्रांसलेट हो जाता है। इसलिए भी होम लैंग्वेज क्या होती है? जरूरी होती है। उसके बाद देखिएगा, इट लीड्स टू बेटर एजुकेशनल आउटकम्स। यदि आप होम लैंग्वेज में पढ़ाते हैं तो आपके जो एजुकेशनल आउटकम्स हैं, जो परिणाम हैं, शैक्षिक जो परिणाम हैं आपके, वो अच्छे आते हैं। ये हो गया। तो ये कुछ रोल्स थे। अब आपके पास एक क्वेश्चन और है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा फटाफट।
स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, आंसर करें। क्या क्वेश्चन है मैं बोल के बता देता हूं। द अवॉइडेंस ऑफ होम लैंग्वेज, होम लैंग्वेज का अवॉइडेंस इन टीचिंग इंग्लिश मेक्स द लर्नर। अवॉइडेंस का मतलब होता है उससे दूर रहना, उससे बचना, उसका यूज नहीं करना। अवॉइडेंस ऑफ होम लैंग्वेज इन टीचिंग इंग्लिश मेक्स द लर्नर, उससे बच्चा कैसा हो जाता है? स्पॉन्टेनियस एंड स्ट्रेस फ्री। दूसरा है डिसिप्लिन्ड एंड डेडिकेटेड, स्ट्रेस एंड पजल्ड। और चौथा है मल्टीलिंगुअल एंड सेल्फ मोटिवेटेड। कैसा लगेगा आपको जब बच्चे को आप होम लैंग्वेज में नहीं बता रहे हैं, होम लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे हैं, तो इनमें से बच्चा कैसा लगेगा आपको? इसमें से बच्चा लगेगा आपको स्ट्रेस एंड पजल्ड। ये इसका सही आंसर है। तो आप लोगों ने ये किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा होम लैंग्वेज क्या होती है, होम लैंग्वेज के फायदे क्या हैं। अब है कि होम लैंग्वेज को क्लास में कैसे बनाए रखा जा सके। टीचर क्या करे कि क्लास में होम लैंग्वेज जो है उसको रिटेन किया जा सके। हाउ टू हेल्प चिल्ड्रन रिटेन इन, हाउ टू हेल्प चिल्ड्रन, किस प्रकार से बच्चों की हेल्प की जाए, रिटेन एंड डेवलप, कि वो रुक सकें और डेवलप हो सकें देयर होम लैंग्वेज, अपनी होम लैंग्वेज को वो बनाए रख सकें। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, देखते हैं कौन कौन से बिंदु हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु की हम चर्चा करेंगे। एजुकेटर्स कैन हेल्प चिल्ड्रन, शिक्षक बच्चों की हेल्प कर सकते हैं रिटेन एंड डेवलप देयर होम लैंग्वेज, उनकी होम लैंग्वेज को बनाए रखें और उसको डेवलप भी करें। उसके लिए वो ये कर सकते हैं थ्रू दीज एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं भी देखते हैं। पहला, इनमें से भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। टीच चिल्ड्रन यूजिंग बुक्स इन द चाइल्ड्स होम लैंग्वेज। टीच चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाया जाए यूजिंग बुक्स, उन बुक्स को यूज किया जाए जो किस में हो, चाइल्ड्स होम लैंग्वेज में हो। किनके द्वारा? टीचर्स भी और फैमिलीज भी। यानी कुछ चीजें कम से कम पूरी की पूरी होम लैंग्वेज में नहीं हो तो कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ हिस्सा, एक दो बुक तो उनकी किस में होनी चाहिए, होम लैंग्वेज में होनी चाहिए। क्रिएट बुक्स दैट इंक्लूड चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज, इस प्रकार की बुक्स को क्रिएट किया जाए जिसमें बच्चे की होम लैंग्वेज को शामिल किया जा सके। टीच, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। टीच सॉन्ग्स एंड राइम्स, लेटर्स एंड नंबर्स इन चाइल्ड्स होम लैंग्वेज। बच्चे को कुछ गाने हो सकते हैं, राइम्स हो सकती है, कुछ लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। आप पूरे का पूरा सिलेबस यदि नहीं भी करा सकें तो ये चीज़ें, कुछ लेटर्स, उसके नंबर्स, सॉन्ग्स, राइम्स, ये किस में हो, होम लैंग्वेज में हो, तो बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है और वो चीज़ों को आसानी से समझता है। टीच अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग्स एंड की फ्रेजेज। अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स आप सब जानते हैं, अभिवादन के जो शब्द होते हैं वो। की फ्रेजेस, कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रेजेज हैं, यूजिंग द लैंग्वेजेस रिप्रेजेंटिंग इन द सेटिंग। ये चीज़ें कुछ ग्रीटिंग्स हैं, की फ्रेजेज हैं, वो आप क्या कैसे सिखाएं, उस भाषा को यूज करते हुए सिखाएं जो उस सेटिंग की है, जो उस एटमॉस्फेयर की है, जो वहाँ की लोकल भाषा है उसमें सिखाएं। और पांचवा बिंदु है पॉइंट आउट, इंपॉर्टेंट वर्ड बिंदु अभी ध्यान देना इसका। पॉइंट आउट कोग्नेट्स एंड कनेक्शंस बिटवीन इंग्लिश एंड द होम लैंग्वेज। आप पॉइंट आउट कीजिएगा कि कोग्नेट्स का मतलब होता है कुछ शब्द होते हैं जिनकी मूल रूप से वो एक ही होते हैं। जैसे ये शब्द है, ये भी इसी भाषा से बना हुआ है, इसका मूल भी यही है और इसका मूल भी यही है, ये दोनों थोड़े मिलते जुलते हैं, तो इस प्रकार उसको कोग्नेट्स कहते हैं। तो पॉइंट आउट कोग्नेट्स एंड कनेक्शंस, उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं, किनके बीच में, इंग्लिश और होम लैंग्वेज के जो शब्द हैं उनमें यदि कोई सिमिलरिटी है तो वो पॉइंट आउट करें ताकि बच्चा उन सिमिलरिटीज के माध्यम से चीज़ों को सीख जाए। नेक्स्ट, इंक्लूड फैमिलीज इन प्रोग्राम एंड टीचिंग कॉन्सेप्ट्स। प्रोग्राम जब होते हैं तब फैमिलीज को शामिल किया जाए, टीचिंग कॉन्सेप्ट्स में भी फैमिलीज की शामिल किया जाए, कम्युनिटी को शामिल किया जाए। तो ये जो चीज़ें थी इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, होम लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। होम लैंग्वेज इज ए हेल्पिंग टूल, इस बात को जरूर आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं आप इसके नेक्स्ट बिंदु को और वो है मल्टीलिंगुअलिज्म। इसी का था, आज इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। आप धैर्य बनाए रखिएगा, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाए लेकिन फिर भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा है।
मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है, मल्टीलिंगुअल क्या होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, समझिएगा दोनों चीज़ों में क्या अंतर है। अ मल्टीलिंगुअल स्पीकर, मल्टीलिंगुअल जो स्पीकर होता है उसका मतलब होता है वन हैविंग द एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग मोर देन टू लैंग्वेजेस, जिसको दो भाषाओं से ज़्यादा आती हैं वो कौन है, मल्टीलिंगुअल स्पीकर है। क्लियर है। बट मल्टीलिंगुअलिज्म अलग चीज़ है। इज द लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई स्थिति है, ऑफ एन एकेडमिक क्लास, किसी भी क्लास की वो भाषाई स्थिति विद मल्टी कल्चर लर्नर्स। क्लियर हो गई। मल्टीलिंगुअल होता है वो आदमी जो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा भाषाओं को बोल सकता है, वो मल्टीलिंगुअल होता है। जबकि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होती है, किसी भी क्लास की वो भाषाई स्थिति जिसमें मल्टी कल्चर्ड बच्चे होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा संस्कृति के बच्चे होते हैं। बॉम्बे में, हैदराबाद में, पुणे में एक स्कूल है, उस स्कूल में 5 बच्चे बिहार के हैं, 5 बच्चे पंजाब के हैं, 5 बच्चे मारवाड़ या राजस्थान के हैं, 5 बच्चे यूपी बिहार कहीं के भी हो सकते हैं। इस प्रकार की जो क्लास की स्थिति होती है वो मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाती है और वो एक चैलेंज बन जाता है। देखिएगा, एकेडमिक स्पेयर हैज गॉट ए कॉस्मोपॉलिटन एस्पेक्ट। एकेडमिक स्पेयर जो है, ठीक है, यानी जो हमारा शैक्षिक स्पेयर जो है वो क्या हो गया है, कॉस्मोपॉलिटन एस्पेक्ट आ गया है उसमें। यानी अब जो पढ़ाई है वो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं रह गई है, कैसी हो गई है, कॉस्मोपॉलिटन हो गई है। इन विच लर्नर्स आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, जिसमें लर्नर्स कहाँ से होते हैं, अलग अलग कल्चर से होते हैं। बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्र से संबंधित होते हैं, अलग अलग स्टेट से रिलेटेड होते हैं और अलग अलग नेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। हैविंग डिफरेंट होम लैंग्वेजेस, और उनकी जो होम लैंग्वेज होती है वो अलग अलग होती है। एक मैंने कहा ना, अभी जो शिक्षा है वो कैसी हो गई है, कॉस्मोपॉलिटन हो गई है। एक क्लास में अलग अलग कल्चर के बच्चे, अलग अलग स्टेट के बच्चे, अलग अलग नेशन के बच्चे। दीज टाइप ऑफ लर्नर्स मेक ए मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास, और इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो क्लास को कैसा बनाते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म बना देते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। टू बी मल्टीलिंगुअल इज वंस एबिलिटी। देखो, मल्टीलिंगुअल होना एक आदमी की एबिलिटी है। एक आदमी 2 से ज़्यादा भाषाएं बोल सकता है, ये उसकी योग्यता है। बट मल्टीलिंगुअलिज्म इज ए चैलेंज टू टीचिंग। लेकिन मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है वो एक चुनौती है। लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस इज एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग फॉर लर्नर्स। एक से ज़्यादा भाषा सीखना बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। यदि किसी बच्चे को 3 भाषाएं आती हैं तो ये बहुत अच्छा है, उसके लिए रिवॉर्डिंग है। बट द टीचर इज नॉट सपोज टू नो ऑल द वेरीज होम लैंग्वेज। लेकिन टीचर से ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि वो बहुत होम लैंग्वेज जानता है, अलग अलग ऑफ द लर्नर्स, अलग अलग लर्नर्स की होम लैंग्वेज को जानता है। शो द स्टेट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लास बिकम्स ए चैलेंज टू द टीचर। इसलिए मल्टीलिंगुअलिज्म की जो स्थिति होती है वो क्लास में क्या बन जाती है, चैलेंज बन जाता है। अब क्वेश्चन आता है, हाउ टू डील विद मल्टीलिंगुअलिज्म। इस स्थिति को कैसे डील किया जाए, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। देखते हैं कैसे निपटा जाए, टीचर क्या कर सकता है। हाउ टू डील विद मल्टीलिंगुअलिज्म, पहला है मल्टीलिंगुअल एफर्ट्स किए जाए। टीचर एक से ज़्यादा भाषाएं सीखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। द टीचर शुड ट्राई टू गेट सम डेफिनेट वर्ड्स एंड फ्रेजेज ऑफ द कंसर्न्ड होम लैंग्वेज। टीचर कुछ डेफिनेट वर्ड्स, जिस तरह से पंजाबी के कुछ सी वर्ड शब्द दे दे, कहाँ प्रा है, ये है, वो है, मतलब 2-4 वर्ड अपन किसी भी भाषा के सीख सकते हैं, ठीक है। तो वो सीखे ताकि वो थोड़ी बहुत बातचीत उनसे कर सके। द टीचर शुड ट्राई टू गेट सम डेफिनेट वर्ड्स एंड फ्रेजेज ऑफ द कंसर्न होम लैंग्वेज। दिस एफर्ट विल कनेक्ट द लर्नर्स ऑफ वेरिड होम लैंग्वेज टू द टीचर। ये जो एफर्ट है वो अलग अलग जो होम लैंग्वेज के बच्चे हैं उनसे टीचर को कनेक्ट करने का प्रयास करेगा। कुछ शब्द सीखे जा सकते हैं, हर भाषा के 2-4 शब्द जो इंपॉर्टेंट होते हैं, सैल्यूटेशंस के होते हैं, ग्रीटिंग्स के होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, उनको सीखा जा सकता है। टीचर ऐसा कर सकता है, लेकिन ये कोई बहुत प्रभावी साधन नहीं है। दूसरा देखिएगा,
एक्सप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, ये एक प्रभावी साधन होता है। बॉडी लैंग्वेज जो उसकी वो प्रभावी होनी चाहिए, एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। सम साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज आर कॉमन टू ऑल कल्चर्स। कुछ जो बॉडी लैंग्वेज के साइन होते हैं वो सभी कल्चर्स में एक जैसे होते हैं। यदि आप किसी से हाथ जोड़ के कहते हो तो सभी कल्चर्स में लगभग हाथ जोड़ना अभिवादन का साइन होता है। साइन ऑफ सैल्यूटेशन एंड फॉरगिवनेस, सम्मान के, फॉरगिवनेस के, थैंकफुलनेस के, इस प्रकार के जो बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो लगभग सभी में समान होती है। टीचर वाइल टीचिंग इन ए मल्टीलिंगुअल क्लास, टीचर मल्टीलिंगुअल क्लास में शुड एक्सप्रेस दीज साइंस मोर एंड मोर, इन साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें इन हिज बॉडी लैंग्वेज। फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स आर ऑल्सो सपोर्टिव। इंपॉर्टेंट है, यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये ऑप्शन लिखना है कि कौन सा बेस्ट टूल है। तो बेस्ट टूल कौन सा इसमें, एक्सप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, या फिर ये आ सकता है फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, हाव भाव से भी। तीसरा देखिएगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये लर्निंग भी करा के भाषा के बैरियर को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से। द मैसेज डिफिकल्ट टू बी कन्वेड इन वर्ड्स एक्सप्रेशंस, वो मैसेज जो बहुत डिफिकल्ट होता है वर्डेड एक्सप्रेशन में बताने के लिए, शब्दों में बताने के लिए, कैन बी इजीली गिवन थ्रू एन एक्टिविटी, वो एक एक्टिविटी के माध्यम से बहुत आसानी से दिया जा सकता है। इफ द लर्नर्स आर वंस इनग्रोस्ड इन एक्टिविटीज, एक बार जब बच्चे उस एक्टिविटीज में शामिल हो गए, इनग्रोस हो गए, उसमें खो गए, द प्रैक्टिकल वर्क में बाई एंड बाई, धीरे धीरे करके दे बिगिन टू अंडरस्टैंड, वे समझना शुरू कर देते हैं द मैसेज इन टारगेट लैंग्वेज, फिर वो उस टारगेट लैंग्वेज को भी समझ जाते हैं। एक बार जब उन्होंने उस एक्टिविटीज़ में इंग्रोस होना शुरू हो गए, उस प्रैक्टिकल वर्क में शामिल होना शुरू हो गए, तो धीरे धीरे वो क्या है, उस भाषा को समझना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से हम इंग्लिश सिखाने के लिए कहा जाता है कि नॉवेल्स पढ़ो, नॉवेल में मज़ा आने लग जाता है तो धीरे धीरे फिर उस भाषा को भी सीखना शुरू कर देता है। प्रैक्टिकल अप्रोच, कुछ अप्रोचेज यूज की जानी चाहिए अलग अलग प्रकार की। द टीचर्स शुड यूज अप्रोप्रिएट एंड सेल्फ मोटिवेटेड अप्रोच, कुछ अप्रोच यूज करनी चाहिए सेल्फ मोटिवेट, जैसे फंक्शनल अप्रोच यूज करनी चाहिए। वो क्या काम आती है, दैट प्रेजेंट्स द लैंग्वेज आइटम इन कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ, कंटेक्स्ट और लाइफ लाइक सिचुएशन। ये फंक्शनल जो अप्रोच होती है ये चीज़ों को लाइफ लाइक सिचुएशन में बताती है, इन लगभग वैसी सिचुएशन करके दिखाते हैं, तो इससे बच्चा आराम से समझ जाता है, भाषा का बैरियर को पार किया जाता है। सिचुएशनल अप्रोच ये काम में ली जानी चाहिए। कम्युनिकेटिव अप्रोच ये तो हम जानते ही हैं, ये काम में ली जानी चाहिए। दैट प्रिवेल्स ए लर्नर सेंटर्ड एटमोसफियर, डायलॉग्स, डिस्कशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं CLT में कि उसमें फिर डायलॉग्स वगैरह पे, डिस्कशन वगैरह पे सब ध्यान दिया जाता है, तो बच्चा सीख जाता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच काम में ली जानी चाहिए, ठीक है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ये क्या होता है, दैट कोऑर्डिनेट स्पीच टू एक्शन, यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो होती है ये अप्रोच होती है कि जैसा स्पीच होता है लगभग वैसी एक्शन करके दिखाई जाती है। तो ऑल दीज अप्रोचेज आर फ्रूटफुल इनफ टू फेस मल्टीलिंगुअलिज्म, तो इस प्रकार की जो अप्रोचेज हैं ये मल्टीलिंगुअलिज्म को फेस करने के लिए क्या है, बहुत ही उपयुक्त हो सकती हैं। अब बहुत शानदार सेशन आज का, आज के इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं, 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम टुडेज लेसन। पहला वर्ड आया था लैंग्वेज, आपने लिखा कि नहीं लिखा पता नहीं है, देख लो। अब लैंग्वेज का सही ट्रांसक्रिप्शन ये होता है, ये पूछेगा आपको, ए अंडरलाइन करेगा, और ये साउंड ए की नहीं होती है, ई की होती है, लैंग्वेज बोला जाता है इसको, लैंग्वेज। फैमिली बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, फैमिली, फैमिली नहीं होता है, ये साउंड पूछते हैं इसमें भी, ये वाली, जबकि ये ए की साउंड होती है। बेटा हमने बहुत अनुभव के साथ ये शब्द आपके लिए चुने हैं, तो लेकिन ये मिलेंगे उनको ही जो वीडियो पूरा देखेगा। एवरीडे, ये देखिएगा एवरीडे, ये एवरीडे का ट्रांसक्रिप्शन है, पूछा हुआ है एग्जाम में, ए वेरी एवरीडे। सिग्निफिकेंट, 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 ठीक है, ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है सिग्निफिकेंट, इस ए को याद रख लेना बस, ये बहुत बार पूछा हुआ है। डिफरेंस,
डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस, डिफरेंस, ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है। उसके बाद देखिएगा नेचुरल, नेचुरल नहीं होता है, नेचुरल होता है। ये यू पूछते हैं ये, तो ये कौन सी साउंड है, ये ए की साउंड, नेचुरल होता है ये। 1 2 3 बार बोल के देख लीजिएगा, नेचुरल। कॉन्सस, कॉन्सियस नहीं होता है, कॉन्सस होता है। क्या होता है, कॉन्सस। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नहीं होता है, ई से शुरू होता है, रियंस ये होता है। ये वर्ड भी पूछा हुआ वर्ड अभी। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, प्रीपरेशन नहीं करते इसको, आप जो भी बोलते होंगे, लेकिन अब क्या बोले इसको, प्रेपरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन बोलेंगे इसको। ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है। प्रे, ए की साउंड है, ये साउंड है। मैंने कहा था आपको कम्युनिटी लिखना, आप देखो, कै, ए की साउंड, मैं, यू, ने, ए, टी, ई नहीं होता है, ये ए होता है। ठीक है, कितने शानदार शानदार वर्ड्स आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। आप लोग के बहुत लोगों के साथ साझा कीजिएगा इसको, बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। प्रोग्राम, प्रोग्राम, ये औ की साउंड है, प्रोग्राम। ये है डेफिनेट, क्या है, DEFINIT, डेफिनेट, इसको डेफिनेट, दोनों ट्रांसक्रिप्शन इसके सही हैं। और मैसेज नहीं होता, मैसेज होता है, MESSAG, मैसेज, ये होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन, मैसेज, मैसेज होता है। इस प्रकार से हमारी क्लास जो है ये कंप्लीट होती है। आप लोगों ने वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।